चलिए, ये है हमारी क्लास नंबर 6 और इसमें हम बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर ऑयल के संबंध में। ये पूरी क्लास जो है ट्रांसफॉर्मर ऑयल पर ही रहेगी। अ, चलिए ठीक है। सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मर में ऑयल डालने का कारण क्या होता है? तो ये 2 काम करता है ना? ये 2 काम करता है। सबसे पहले तो ये ट्रांसफॉर्मर को जो है कूल करता है, तब कूलिंग के लिए यूज़ होता है। दूसरा ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग को, है ना? फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर बॉडी एंड कोर को, है ना? जैसे कि हम ये देख लें कि ये एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है? ये टैंक है, ट्रांसफॉर्मर टैंक। कोर जो है वो यहाँ बीच में जस्ट इस तरीके से कोर होती है। तो इधर पूरा ये जो टैंक है इसमें पूरे में ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल भरा हुआ होता है ना? और ये रेडिएटर्स की मदद से, अब इसमें रेडिएटर्स भी होते हैं, है ना? रेडिएटर्स भी लगे होते हैं। हम रेडिएटर्स का यूज़ अभी हम देखेंगे आगे। रेडिएटर्स एक्चुअली में क्यों लगते हैं, किस कारण से रेडिएटर लगाए जाते हैं। फिलहाल में इतना जान लें कि ये 2 काम करता है कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल, एक तो ट्रांसफॉर्मर को जो है ठंडा रखने में करता है ना? और दूसरा ये इंसुलेट करता है कोर को फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है? हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन जो होता है कि जो किसी भी गर्म चीज़ के को जो है अगर कोई लिक्विड या कोई मटेरियल स्पर्श करता है तो वो उसकी गर्मी जो है उस लिक्विड में चली जाती है और धीरे-धीरे वो ट्रांसमिट होती है ना? तो यही कारण है कि ये जो ऑयल है, जैसे कोर गरम होती है, जैसे हमारी कोर ये है और ये गरम होती है, जो ऑयल इसके संपर्क में रहता है, इसके चारों तरफ रहता है, वो गरम होता जाता है और वो ऑयल जो है गरम होकर वो अपनी जगह जो है बदलता जाता है। होता यूँ है, अ, यहाँ पर हम इस तरीके से देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोर है, ठीक है? ये है, ये बेस है नीचे, ये पूरा टैंक है ना? अब हो क्या रहा है, यहाँ पूरा ऑयल फ़ील्ड है, इधर तक ऑयल फ़ील्ड रहता है, जो ऑयल फ़ील्ड है आपका, ठीक? अब क्या होता है कि ऑयल पूरा इससे कॉन्टैक्ट में है, कोर से कॉन्टैक्ट में है, ठीक है? और चूँकि लॉसेस इसी में हो रहे हैं, आयरन लॉसेस हो रहे हैं, है ना? कोर लॉसेस हो रहे हैं, तो और साथ में आपका जो वेरिएबल लॉसेस हैं जिसको हम कॉपर लॉसेस भी बोलते हैं, तो वो लॉसेस भी आपके हो रहे हैं इसमें। तो होता यूँ है कि ये जो ऑयल ये डायरेक्ट इसके संपर्क में रहता है, तो संपर्क में रहने के कारण ये भी ऑयल भी गरम होता है ना? अब एक और चीज़ हम जानते हैं कि कभी भी एयर गरम होती है, तो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो ऊपर हवा में उड़ती है, या कोई भी पार्टिकल है हवा का या जिसको हम गरम करते हैं, जैसे आप अ, मान लें कि हमने किसी पार्टिकल को गरम करा, तो वो पार्टिकल क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर उठता है, ठीक है? ऐसा ही प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है कि जैसे उम, जो कोर से टच है ना ऑयल, वो ऊपर की तरफ जाता है ना? क्योंकि ये गरम हो चुका है, इसकी डेंसिटी हो चुकी है कम, ठीक? ये ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर से जो ऑयल ठंडा हो गया होता है, ठंडा ऑयल जो है वो रेडिएटर्स की जो गरम ऑयल जो है ना, ऊपर जाता है और वो रेडिएटर्स की तरफ जाके और सर्कुलेट होके वापस ठंडा होता है, तो फिर डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो नीचे तरफ आ जाता है। ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। अभी मैंने इस साइड रेडिएटर बनाया नहीं है, मैं रेडिएटर बना
ठीक है, इस तरीके से रेडिएटर्स होते हैं, ये पाइप्स होते हैं रेडिएटर, ठीक है। अब होता यूँ है कि बहुत सारी इसमें प्लेट्स, कि हमें अभी पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर समझना है, पढ़ना है, इसलिए अभी इस पर ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं। बस अभी सिर्फ फोकस कर रहे हैं ट्रांसफार्मर ऑयल पे, इसका यूटिलाइजेशन क्या है। कूलिंग के लिए बोला तो किस तरीके से कूलिंग काम में आता है, तो क्या होता है कि जैसे ये ऑयल गर्म हुआ, ऊपर तरफ गया, ठीक है, ये यहाँ पर रेडिएटर जो है, यहाँ से इससे कनेक्टेड रहते हैं, ये है ना, प्लेट्स रहती हैं रेडिएटर में। अब ये सारा ऑयल जो है इन प्लेट्स के थ्रू वापस, क्योंकि ठंडा होता जाएगा, तो ये वापस नीचे आता जाएगा और वापस यहाँ से फिर गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रेडिएटर के थ्रू, मतलब ये साइकिल आपकी चलती रहती है। इस तरीके से ट्रांसफार्मर के अंदर जो है कूलिंग होती है ना। अब बात कर लें तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है ना, मोस्ट कॉमन टाइप का जो ऑयल है वो है आपका मिनरल ऑयल। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑयल है ट्रांसफार्मर। हाँ, अब और ये क्रूड से रिफाइन करके निकलता है, ठीक है। ठीक है, और ये इन्फ्लेमेबल लिक्विड है एंड रीडली अब्जॉर्ब हो जाता है, अब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ये मॉइस्चर जो ऑब्जर्व करता है, यही इसकी यहाँ पे कमजोरी है, ठीक है। दूसरा है सिंथेटिक ऑयल, है ना, डज नॉट कैच फायर इजली। सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन से बना होता है सिंथेटिक ऑयल। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉमनली यूज्ड ऑयल कौन सा है, तो हमें याद रखना चाहिए कि ऑयल जो है वो कॉमनली यूज्ड आपका ऑयल है ना। और काहे से बनता है, तो ये क्रूड से बनता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनाया जाता है। सिंथेटिक ऑयल की बात कर लें तो ये सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है, ठीक है। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्या है, ये वाला थोड़ा सा कॉस्टली होता है ना। और अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर्स में ये यूज होता है, ठीक है। तो हमारे तो इन वाले में ज्यादातर ये जो कॉमनली यूज है, तो ये हमारे जो 5 MVA पावर ट्रांसफॉर्मर, सभी केवीए की रेटिंग में भी जो ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल यूज हो रहा है, वो आपका मिनरल ऑयल ही मैक्सिमम होता है। सिंथेटिक ऑयल कॉस्टली रहता है, इसलिए इसका उपयोग अ, कम होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, अब हाइड्रोकार्बन्स भी जो है, ये जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, पैराफिन और नेफ्थलीन एंड एरोमेटिक्स, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक। और ये इसको ये जो है इससे बनता है। हाइड्रोकार्बन है हीट इंसुलेटिंग ऑयल, है ना, है इंसुलेटिंग ऑयल्स, ट्रांसफार्मर ऑयल और सिंथेटिक ऑयल, आल्सो नोन एज एस्केरल्स एंड पायरोफ्लोर्स। तो ये जो है हाइड्रोकार्बन्स को देख लिया। इसमें ये हमें याद रखना पड़ेगा, पैराफिन, नेफ्थलीन एंड एरोमेटिक्स, ये चीज याद रखना पड़ेगा। 3 तरीके के हमने ऑयल देख लिए। अब वो हिंदी में हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर के गुण। एक स्लाइड है, ठीक है, ठीक है। देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है तेल है ना। सब हम देख चुके हैं, सारा हमने पढ़ा है। कोई भी चीज अभी बीच में रह जाएगी तो और देखेंगे, अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं, सारी चीजें कवर नहीं हो पा रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस थोड़े से शॉर्ट करूँ, क्योंकि 1-1 घंटे की वीडियो जो है शायद कोई देखना पसंद नहीं करे। बहुत लगातार, बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला जो बच्चा होगा वो तो देखेगा, क्योंकि उसको पढ़ना है, और जिसको जल्दी जल्दी अपना निपटाना है कोर्स, और ये सारी चीजें करनी है, वो तो इसको देखेगा। ठीक है, हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा यार।
क्या हो रहा है बाबूजी? ओके ओके, साइड नहीं करनी पड़ेगी, ऐड कर देता हूँ। बेटा ठीक है, तो ये आ जाएगा, चलिए आ गया शुरू से। ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोट करना बहुत जरूरी है, और 90% प्रोबेबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन इसी में से आएगा, ज्यादातर उसी में से पूछा जाएगा। तीन जो मोटे मोटे एस्पेक्ट थे हमारे, वो मैंने आपको बता दिए। ये इतना हमें मालूम होना चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये चीज जो है अ, मालूम होना चाहिए, और ये हमने आपको थोड़ा सा बता दिया है। आगे हम देख लेंगे अभी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, जो 7th चैप्टर हमारा रहेगा, उसमें हम पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर कर लेते हैं, ताकि हम ये ट्रांसफॉर्मर वाले पार्ट को एक क्लास और है, स्टार डेल्टा जो कनेक्शन होते हैं ट्रांसफॉर्मर संबंधित, वो भी देखना है। चलिए ठीक है, जल्दी से फटाफट इसको नोट करें। और ऑयल, ठीक है, पहली चीज नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि इसका यूज क्या है, तो हम इसका गुण देख लें। एक तो शीतलता, ठीक है। दूसरा विद्युत रोहन या इंसुलेशन, तो हिंदी इंसुलेशन, है ना, इंसुलेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है, क्या पैरा वैद्युत, पैरा सामर्थ, ये होती है 30 kV पर mm से 40 kV पर मिलीमीटर। अब देखो, ये जो चीज याद रखनी ही, इसमें एक चीज और है, 50 तक रहती है और ज्यादा भी रहती, तो इतनी तो होना ही चाहिए कम से कम, हम अगर यूज करते हैं। पर ये वैल्यू, अगर आपका बिल्कुल फ्रेश ऑयल है, तो ये वैल्यू भी हो सकती है और इससे प्लस भी हो सकती है। जो अभी तक मैंने देखा है वो 60-67 प्लस तक भी गई है वैल्यू, तो ये ना मान के चलें कि ये इतनी ही होगी ना, ज्यादा भी हो सकती है। हमको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अगर ऑप्शनल में आता है कि इसका डायरेक्ट स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सही होने के करीब कौन सा आंसर है। मान लीजिए कि आ जाता है कि 100 kV पर mm, वो तो इम्पॉसिबल है, वो संभव नहीं है कहीं से कहीं। मान लीजिए 25 आता है और एक ऑप्शन आता है 40, तो हम 40 पर ही जाएंगे। हो सकता है 40 आ जाए और 75 या 70 आ जाए, तो हम 40 पर जाएंगे। अगर 50 और 80 आता है या 75 आता है या 65 आता, तो हमको 50 पे ही जाना है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। ओके।
और इसका फ्लैशिंग पॉइंट जो है 140 डिग्री सेल्सियस होता है और ज़्यादा होना भी चाहिए, है ना? फ्लैशिंग पॉइंट ज़्यादा होना भी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ट्रांसफ़ॉर्मर जो है हाई वोल्टेज से हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका फ्लैश पॉइंट ज़्यादा हो। ठीक है, अच्छा फ्लैश पॉइंट जो पॉइंट वो होता है फ्लैश पॉइंट जो जस्ट आपका कोई भी फ्यूल होता है उसके जलने से जस्ट पहले का जब जो पॉइंट होता है वो फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक है, हमने टाइप देख लिया है ना? टाइप हमने इनके देख लिए हैं और इसकी जो है विस्कोसिटी वो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्यांता। मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ ताकि दोनों तरीके से जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में समझ लें, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम वो इंग्लिश में समझ लें, है ना? और नमी में 50 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है ट्रांसफॉर्मर ऑयल के बारे में और ट्रांसफॉर्मर ऑयल की हमने प्रॉपर्टीज और जितना भी ट्रांसफॉर्मर ऑयल का आपका जरूरी था जानना, है ना, वो हमने अभी फिलहाल में इसमें देख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, 7th क्लास में, कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल के टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है तो इसको टेस्ट तो करना ही पड़ता है ना। अब फील्ड में मान लीजिए क्या होता है कि जैसे एक्चुअली ये जो चीज़ है ना टेम्परेचर और मौसम पे भी डिपेंड करती है। सबसे बड़ी बात है कि जितना कम ट्रांसफॉर्मर ऑयल में मॉइस्चर होगा, उतना ही ट्रांसफॉर्मर ऑयल आपका अच्छा होगा, है ना? तो हमको ये देखना है कि क्या मॉइस्चर 50 पीपीएम से कम है या ज़्यादा है, ठीक? अगर 50 पीपीएम से ज़्यादा होगा तो सीधी-सी बात है कि उसका जो फ्लैश पॉइंट, फ्लैश ओवर जो पॉइंट है या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में कमी आएगी, जितना मॉइस्चर होगा। क्योंकि क्या होता है, एक चीज़ समझने वाली है, मान लीजिए कि वो ऑयल है, ठीक है? ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल है। अब यहाँ पर ये पार्टिकल है, ये मॉइस्चर पार्टिकल है, ये मॉइस्चर पार्टिकल है, ये मॉइस्चर पार्टिकल, ये मॉइस्चर पार्टिकल और ये मॉइस्चर पार्टिकल, ठीक है? अब ये तो हो गया इंसुलेटर, मतलब ये इंसुलेट करता है, ये कंडक्ट नहीं करता है ना? पर मॉइस्चर है पानी, ठीक? ये तो है पानी, नमी, ठीक है? इसके कारण क्या होगा कि इसकी इंसुलेशन जो प्रॉपर्टी है, वो अफेक्ट होगी और वो घटेगी, ठीक है? मॉइस्चर बढ़ेगा तो इसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी जो है वो घटती है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतने ही ज़्यादा इंसुलेशन प्रॉपर्टी कम होगी, जिसके कारण क्या होता है कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ये ब्रेक डाउन होते हैं, ये वेपराइज़ होते हैं, ये वेपराइज़ होते हैं, तो वेपराइज़ होने के बाद क्या होगा, है ना? इनके अंदर छोटे-छोटे जो है, आपका जैसे ईएमएफ आपका इंड्यूस हुआ या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई, तो ये क्या है ब्रेक डाउन होंगे, ये पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ब्रेक डाउन, है ना? अब जितने ज़्यादा होंगे वो एकदम से फ्लैश ओवर कर जाएगा और आपका ट्रांसफॉर्मर ऑयल में जो है उसकी कहीं न कहीं आपका अंदर ट्रांसफॉर्मर की बाइंडिंग, और दूसरी बात क्या होगा, दूसरे जो सबसे ज़रूरी चीज़ को जानना कि जो आपकी बाइंडिंग है ना, उस पर है इंसुलेशन, ठीक है? वो इंसुलेशन को क्या होगा कि जैसे हम कंडक्टर मान लें ये इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन, ये मॉइस्चर जाके सीधा इंसुलेशन के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और शायद हमने पढ़ा भी है कि ये जो इंसुलेशन होता है,
पेपर इंसुलेशन वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। और ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसकी जो इंसुलेशन वैल्यू वो भी तो डाउन हो जाएगी, है ना? मान लो ये अभी विथस्टैंड कर रहा है 11 केवी के लिए, पर मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के बाद हो सकता है कि ये 440 वोल्ट पे ही ब्रेक डाउन हो जाए इंसुलेशन, है ना? तो ये कारण रहता है कि हमको मॉइस्चर जो है कम चाहिए और जिसके कारण इंसुलेशन प्रॉपर्टी हमारी अच्छी बनी रहे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। और इसके बाद जो है हम 7th क्लास में वापस से देखते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग के बारे में। फिर हम चलेंगे इसके बाद आपका उम, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स या तो हम कर लेते हैं या फिर हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन कर लेते हैं, है ना? चलिए फिर मिलते हैं सेकंड नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और आपको अगर इन्फॉर्मेशन या ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कि मैं चाहता हूँ कि कम समय में हम जल्दी से जल्दी हमारी तैयारी को कंप्लीट कर लें।